राजी हो? मन की होगी। 2 अक्टूबर को तो चॉइस साहब ने कही थी, वह भी पूरी हो गई। रह नहीं पा रहा उसने कितने जानकारी को। मैं आज अपने सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने मुझे इस तरह से यहां पे सम्मानित किया, इस प्रकार से मेरा स्वागत किया। आपका बहुत बहुत आभार। ईमानदारी से बताऊंगा, ऐसी चमक मैंने आप लोगों के मुंह पे बहुत सालों बाद देखी। मतलब मैं जब जिस जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की संरचना करी, ये सुनिश्चित किया कि ये देश एक रहे, विभाजित ना हो। ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज के दिन नेहरू को एक भद्दा नाम बना दिया इन लोगों ने। और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है उसमें कहीं ऐसा आभास नहीं हो सकता कि उनकी भूमिका को आप कलंकित कर सको। जिस आदमी ने लंबा राज करा हो उसमें आप 36 कमियां निकाल सकते हो, लेकिन ये मत भूलो वो समय कौन सा था। आप नए नए आजाद हुए थे 200 साल की गुलामी के बाद। आपका उस समय ताजा ताजा बंटवारा हुआ था। आपके पास लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। आपके देश के ऊपर विभाजन की दूसरी स्थिति भी पैदा हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक बंटवारा हो गया था और वही बात खत्म हो गई थी। जो उस समय के जो बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं उनका यह मानना था कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार की विभिन्नता है, जो पाकिस्तान तो फिर भी क्योंकि एक धर्म के हिसाब से बना है, न्यू का न्यू खड़ा रहोगा, ये हिंदुस्तान तो इस पे पता नहीं कितने टुकड़ों में बटेगा। लेकिन वो एक दूरदर्शिता थी जो संविधान हमको दिया। जो ये जो हम सारे जो इलेक्शन वाली मशीन जो बन रहे हैं सारे के सारे, और जो इतना चस्का आ रहा है सब नहीं वोट देने का और वोट के टाइम स्वाद लेने का, ये सारी की सारी तब की देन है। ये जो सरकारों को बदलना, उठा पटक करना, अपने मन मुताबिक अपनी सरकार बनाना, ये सिर्फ उस संविधान की देन है जो नेहरू और अंबेडकर ने दिया। और उसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत और थी, उनको आप गिन सकते हो, चाहे वो सरदार पटेल थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके अलावा जो हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, उस तरह के लोग थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया गया कि वो महान हस्तियां जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें आज के दिन 70 साल के बाद एक ऐसा लोगों का समूह जिनकी उस लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही, दिन रात गाली बकते हैं और हम सुन के ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ते। जो हम ये व्हाट्सएप पे देख लेते हैं वो हमारे लिए सच्चाई हो जाती है। अब चीन इतने 1000 किलोमीटर खा गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, ईब क्या हो रहा है? ईब क्या हो रहा है? ईब भी वो है, लेकिन अब हम मजबूती में हैं। उस समय हम बहुत कमजोर थे। उस समय आपने बेरा हिंदुस्तान का पहला बजट जो था 1948 में जो पेश हुआ वो कितने करोड़ का था? तो थोड़ा बता दूं क्योंकि ये आंकड़े नहीं लगाकर ना क्यों इसी बात कर रहा है। आज के दिन हमारा जो बजट है इस साल का वो 47 लाख करोड़ का है। 1948 का जो बजट था वो सारा ही 197 करोड़ का था। 200 करोड़ का भी बजट नहीं था वो। और उस 197 करोड़ में से 92 करोड़ सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो फौज है इसके लिए था। तो स्थिति वो थी कि वो क्या करें, नंगा नहावा के और निचोड़े के। तो ये जो पहला सेशन जब चला था, जब धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, उसके अंदर जो भाषण दिया गया था वो भाषण 370 और 35A के बारे में कम था और नेहरू को गाड़ बकड़ का ज्यादा था। मेरी आत्मा इतनी उस समय दुखी हुई थी। मेरा एक दोस्त है जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, स्कूल कॉलेज से मेरे साथ पढ़ा है वो। मैं जब वह भाषण चल रहा था ना, मैं उतना तंग हो लिया था उस भाषण से कि मैं बाहर आके मैंने अपने उस दोस्त को फोन करा। तो बोला क्या बात? मैंने कहा जी कर रहा है इस्तीफा दे दूं। मैंने जी कर रहा है इस्तीफा दे दूं। मेरे को उसकी लाइन बोलती नहीं आज तक। उन्होंने बोला
एक साल में दो नहीं दिया करते, मैं नौकरी छोड़ के आया, ये छोड़ का नहीं रहा। तो खैर मैंने अपने मन को मना लिया, गाड़ी चलती रही जिस भी स्पीड से जैसी भी वो चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो ये 3-4 घटनाएं हुई, मैंने जिनका उल्लेख बड़े विस्तार से किया है, चाहे वो आपके कृषि के कानून थे, चाहे वो जो पूरी फौज की जो भर्ती का जो सिस्टम बदला गया सारा का सारा, ये जो अग्निपथ स्कीम के नाम से, अग्निवीर स्कीम के नाम से, चाहे वो था, और चाहे हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की जो महिलाएं हैं रेसलर्स, चाहे उनका मुद्दा था। इनको जिस प्रकार से मैं डील करा नहीं कहूंगा, जिस प्रकार से बुनाया गया, जिस प्रकार से इनको इनका समाधान निकालने की बजाय जिस प्रकार से इनसे समाज को किस प्रकार से विभाजित किया जा सके, उसका जो प्रयास किया गया, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं था। और मैं शायद वाहिद इकलौता भारतीय जनता पार्टी का एमपी था जो मैं अग्निवीर पे भी बोला था पब्लिकली। मैं महिलाओं के पहलवानों के पक्ष में भी आया था, और मेरे पिताजी तो किसान आंदोलन के लिए उनके वहां जाके भी बाढ़ने बैठ गए थे भाई। हाँ, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ जो प्रदेश की राजनीति है उसमें जो स्थिति थी वो एक बिल्कुल अलग कहानी थी। वो मैंने कई बार यहां अपने कॉलेज में प्रोग्राम होया था, जब वो समय हमारे प्रभारी भी आए थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी मैंने बात कही थी। मैंने कहा जी 40 एमएलए हमारी पार्टी के, सरकार खैंड ने हमारी पार्टी की, और वो इतनी 2 इंच की पार्टी, सारा सत्ता में वो बैठे। लेकिन आज इतनी खुशी है इस बात की कि आपके चेहरे पे तो मैं खुशी देख रहा हूं, जबकि 5 साल हमारा कुछ नहीं होया, और जिनने 5 साल मौज ली है, आज जो उनकी गत बनी हुई है, मतलब उनसे आप किसी व्यक्ति से मिल लो, अगर कोई मुस्कुराता पा जाओ, आपने किसी के चेहरे पे हंसी मिल जाओ या किसी की आंखों में चमक मिल जाओ, मेरा नाम बदल दियो। और फिर ये कहे मैं जब गया तो मेरे को न्यू बोले रोहतक से लड़ ले। मैं तो न्यू बोला जी रोहतक रातक छोड़ो, मैंने तो 5100 की पेंशन दे दो। अरे 51,000 डकार रहा है क्या, 5100 करोड़, क्यों 5100 की बात कर रहे हो? मतलब ऐसा होता तो 4.5 साल में कहीं तो तोड़ करता। इतनी भी तोड़ करने की बात वो नहीं कह रहा, क्योंकि टिकट को नहीं थी मारते इसलिए छोड़ू हूं। यही नहीं कह रहा कि मैं इनसे नाराज हूं या मैं इस सरकार से परेशान हूं। वो अभी भी शहीद बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक तो उसकी शहादत में कोई मानने नहीं, क्योंकि अब वो फ्रॉड साबित हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचो कोई पार्टी जो 4.5 साल सरकार का हिस्सा रही हो, और ऐसा हिस्सा रही हो जिससे बाकी सारे दुखी रहे हों, वो पार्टी आज के दिन ये फैसला नहीं कर पा रही कि तुमने लोकसभा चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना। मतलब कोई राजनीतिक पार्टी, उसकी क्या हैसियत है जो जिनमें चर्चा ये चल रही है कि लोकसभा चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। तो किस प्रकार से लोगों के साथ एक राजनीतिक धोखा किया गया था, वो उसका एक परिणाम है। मैं हमेशा दोनों बातों में फर्क करता हूं, भाजपा में और उनमें। भाजपा से आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन भाजपा जो है वो है, जो है वो है, आपको दिखता है वो क्या है। आप वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे, आप अपने अनुसार दे रहे हो उनको जान के कि ये क्या है। लेकिन इन लोगों ने जिस चीज के लिए जिन मुद्दों पे वोट मांगी, वो सारे के सारे 2 दिन के अंदर धत्ता कर दिए और वो दिमाग के बैठ गए। चलो 15 साल से बाहर थे, वर्कर भी त्रस्त हो रहे थे, दुखी हो रहे थे जी कि मैं दाल पानी का इंतजाम कर दो, बहुत साल हो लिए, तो वहां तक भी बात समझ में आ सकती थी। हमेशा लोगों को यह शंका होती थी कि एनडी है, कोई बड़ा मौका होगा, खासतौर पर किसानों का मारेगा ठोकर और आ जाएगा दोबारा पब्लिक में। किसान आंदोलन के लिए ऐसे शब्द बीजेपी ने नहीं इस्तेमाल करे जो इनने करे। मतलब किसान और किसान कौम को जो बेइज्जत करने का काम इन्होंने किया है वो किसी ने नहीं किया। और मतलब कमाल है, चलती रही गाड़ी, चलती रही, और आज इस मुहाने पे पहुंचे। खुद का दादा कर दिया जी आपने के छोटे से। अरे रुक जाओ, किसी और में ले आओगे।
तो ये 3-4 मोटी मोटी चीजें थी। उनके साथ आज से 1.5-2 साल पहले भी जब बात होती थी ना, तो उन्होंने क्या करते, भाई तेरी तू चाहता क्या है, मैंने कि कोई बात करें, कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हो उसकी बात करें। मैं जब सारी बात से मैं छिक लेता ना, मैं यूं क्या करता, मैं अरे रहना ही नहीं चाहता, तुम बात पे कर रहे हो। तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा, जी आप फलाने से क्यों नहीं मिलते, आप झगड़े से क्यों नहीं मिलते, आप संघ के लोगों से क्यों नहीं मिलते। मैंने कहा मेरा मिलन का जी को नहीं करता जहां से नहीं मिलता, और मांगण खातर मैं मिलू नहीं, मांगा मैंने कदे अपने बाप पे नहीं, इन पर तो मांगू क्या था। तो इस प्रकार की स्थिति थी। तो और आपके साथ एक और चीज साझा करूं, जब ये राहुल गांधी की जब ये पहली भारत जोड़ो यात्रा इसने शुरू करी थी ना, सितंबर 2022 था, सितंबर 2022 में, वहां जब आदि को हुई थी, क्योंकि मेरी बहुत बहस हो जाती थी पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में जब हम बैठते थे, लोग क्या करते, देखो क्या बेवकूफी का काम कर रहा है, के करके क्या फायदा है, फलाना ढिमकाना, और मैं उनके बीच में घुला रहा करता अपनी पार्टी वालों में। मैंने कहा यार ईसाई काम है तो तू चाल ले, 4000 किलोमीटर नापते है तेने कोई, ठीक है। और ये सिर्फ चालना नहीं है, सारा दिन सुबह से शाम तक हर आदमी आपके कान में आके बात करना चाहता है, हर आदमी आपका हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाना चाहता है, और हर आदमी आपका इस्तेमाल करना चाहता है। और आपको ये पता होते हुए भी आपको संयम बरतना है, और 5 महीने या 6 महीने लगातार आपको 4000 किलोमीटर चलना है। मैंने कहा इतना सौखा होता तो कोई और कर लेता आज तक। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी, मेरा क्या किलोमीटर की थी वह, 320 किलोमीटर, 330 किलोमीटर या कितनी थी। और वो उसका एक ऐतिहासिक, हमारे हिंदुस्तान की जो आजादी का जो इतिहास है उसमें बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। तो मेरा उस समय मन कर रहा था जब वो आधी गोली थी कि इसमें कूद जाऊं। मैं कई बार सोचा करता, अच्छा या मैं साझा किसी से कर नहीं सकता, मैंने अपनी बहू ने भी नहीं बता रखी कि मेरे मन में इसी चल रही है। मैं वो सच्ची बताऊं, सिर्फ एक व्यक्ति था जिससे मैं साझा करता था, और वह मेरी बेटी थी, ठीक है। और उसका कारण भी क्या, वह मैंने बहुत कोसा करती बीच में, पापा कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, करते। मैंने कहा बस ठीक है जो भी है। तो उसके साथ मैंने साझा की थी, अन्यथा मैंने साझा नहीं की थी, नहीं तो लोग यूं कहोंगे पागल हो लिया, ये तो है, यो भी हो लिया दूसरा भी। तो खैर, लेकिन मेरे को जो चीज रोक गई वो ये थी कि अगर मैं कर देता उस समय तो बाई इलेक्शन आ जाता, और बाई इलेक्शन कितने का, 1 साल का। लोग भी तंग, सारे कार्यकर्ता भी तंग, सारे नेता भी तंग, खर्चे हों वो न्यारे, और उस टर्म का कोई मायने नहीं। तो मैं चलता चला गया। मेरे ऊपर ये आरोप लग सकता है, कई पत्रकार पूछते भी हैं कि जी इस्तीफा तो 5 साल पूरे करके दिया है, थोड़ा सा तीर मार दिया। मैं भी कहूं मैं कोई शहीद नहीं हूं, कोई शहीद नहीं हूं, लेकिन एक चीज जरूर कहूं, मैंने कोई दूसरा दिखा दो ना जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आया हो। भाई स्वार्थ सिद्धि मकसद है ना ये कहने का कि दल बदल लिया। आप मुझे कौन सा नहीं मानना है स्वार्थ सिद्धि हो रही है। इसीलिए मैंने कहा ये संघर्ष है, ये यूं नहीं है कि आसान रास्ता मिला है अक्सर के मैं आगे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आप लोगों से साथ मिला है, जो मेरे को आप लोगों ने जो जिस खुशी से इस चीज को कबूल किया है, उससे मुझे ये लगता है कि जो फैसला लिया है वो ठीक है, और आने वाले समय में हम सब के लिए सुखद भी रहेगा। बाकी राजनीति कभी आसान नहीं होती, खासतौर पर चुनाव कभी आसान नहीं होते, ये किसी को नहीं मानना चाहिए। जो 400 पार कह के चल रहे हैं उनको भी पता है कि चुनाव कभी आसान नहीं होता। ये 75 पार वाले थे, ये 10 में तो 10 कहा करते, और होया कि 2 दिन पहले पूरी सरकार पड़ गई, मुख्यमंत्री बदल दिया, गठबंधन तोड़ दिया। मेरे तो पत्रकार पूछे जी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने कहा यार सोचना क्या है, बेचारे नायब सिंह सैनी बढ़िया आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, 5 साल मेरे साथ संसद में रहे हैं, जवान आदमी है, बहुत साधारण परिवार से उठ के हरियाणा की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचा है। मैंने कहा लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि अब मैं तो 2 दिन क्या करता है, आज खबर आएगी, कल चुनाव का जो वो शेड्यूल है, टाइम टेबल वो शुरू हो जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी, तो मुख्यमंत्री बना के फायदा है। ठीक है, लेकिन जब नतीजा उल्टा होगा ना, सारा ठीकरा उसके सिर पर फोड़ेंगे।
ठीक है, बलि का बकरा हो गया। तारा याद हो, इसी बनी थी एक बार बंसीलाल के साथ 87 में। राज तो बंसीलाल कर गया था सारा, आखिरी के 6-8 महीने में बंसीलाल जी पड़े थे और वाकई कांग्रेस की रेरे माटी हुई थी उस टाइम, और जो नतीजा था वो उनके सर पर पड़ा था। तो उनको तो फिर भी 6-8 महीने मिले थे, उनका एक बैकग्राउंड था, बहुत बड़ा नाम था, बहुत लंबा समय तक मुख्यमंत्री रहे हुए थे। यो बेचारा की सामरवान खातर कर दिया। और फिर उन्होंने जी मास्टर स्ट्रोक है, अब इसमें जरूर बहुत गहरी राजनीति है। मैंने कहा इसमें राजनीति सिर्फ इतनी है कि ये इस चीज को कबूल रहे हैं कि हमने मठ मार दिया, अरे न्यू नहीं समझ में आ रही हो, ठीक क्यों करें। तो ये आनन फानन में ये दिखावा हो रहा है। और ये चीज मेरी बात गांठ बांध लेना, कोई गठबंधन नहीं टूट रहा, पर्दे के पीछे ये एक हैं, पर्दे के पीछे एक हैं। वो विश्वास प्रस्ताव कल था, परसों था, परसों था। वो परसों जो विश्वास प्रस्ताव था उसमें क्यों अपने एमएलए को व्हिप जारी करी कि आप उसमें भाग नहीं ले हुए, जब वो शुरू होगा तो आप हाउस से वॉकआउट कर जाओगे। उसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा ये है कि हमने सरकार का विरोध करना नहीं, और सिर्फ विरोध नहीं करना, क्योंकि लोगों को कुछ गोली सी भी देनी है तो यूं कहेंगे जी हम तो थे ही नहीं, हम तो बाहर लिकड़ गए थे। अरे बाहर क्या लिकड़ गए थे? 10 आदमी अगर तुम वहां नहीं गए तो संख्या जो है 90 से 80 होगी, बीजेपी पे 41 है, होगा वो मत, दूसरे लेने की भी जरूरत को नहीं। तो ये खेल है, इसको आप समझो, ये सिर्फ ड्रामा गति, सही शब्द इस्तेमाल करा आपने। मैंने आजकल व्हाट्सएप पे कई चीज तो अच्छी हाँ चुटकुले चले। एक ने मतलब जो तो सुना था, बहू बाजगी, यार तो बहू भी बाजगी और सास भी बाजगी। वो वाली बन गई यहाँ पे तो क्योंकि जिस पार्टी को मैं छोड़ के आया हूं उसकी मास्टरी है समाज में विघटन करके राजनीति करने की। वो अगर आपके नहीं समझ में आई और आप अपनी धुन में चलते चले गए, ये सोच के कि हमें सबकी में है और दूसरों की हमें जरूरत नहीं है, तो औंधे मुंह पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना मेरे। सबको साथ लेके चलना है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, हर व्यक्ति को हमें, हर समाज के वर्ग को हमें साथ लेके चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस इलाके में मैं तो पहले से कह रहा हूं, हालांकि मैं चाहता तो बहुत हूं कि यहां से लड़े वो चुनाव, लेकिन वो लड़ना है नहीं, क्योंकि अब उसकी क्षमता जो है ना उनकी पार्टी की, उनकी क्षमता उतनी है जितनी उनकी राजस्थान में थी, उतनी है। वहां 18-19 सीट लड़ी थी, 71,000 वोट आई थी, कुल 71,000 वोट। एक में भी जमानत नहीं बची थी, एक कैंडिडेट की 23,000 वोट आई थी। वो 23,000 भी इसलिए बता रहा हूं कि वह जमानत वहां भी नहीं बची थी, जमानत उसमें भी जब थी। और हरियाणा में अब उनकी स्थिति यही है जो मैंने बात शुरू में कही। यदि कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल इस बात पे मंथन कर रहा है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ें भी या ना लड़ें, उससे अंदाजा लगा लो कि उनकी स्थिति आज के दिन क्या है। एक ही पता नहीं क्या सोचा था कि ये टिकट मिल जाएगी, न्यू हो जाएगा, वहां से जीत जाएंगे और फिर ये बन जाएगी बात। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि मेरा मन नहीं था और मेरे पिताजी का भी मोह भंग हो गया था। वो भी पूरी तरह से उनका भंग हो गया था। हाँ, तो बस इसके साथ ही बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।